माँ शब्द को पूनम समझ ही कहाँ पाई थी। उसके तीसरे भाई या बहन के जन्म लेने के समय ही तो माँ उसे और उसके 1.5 साल के भाई को छोड़कर वहाँ से चली आई थी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। 4 साल की पूनम पापा, दादा और 1.5 साल के भाई के बीच अकेली लड़की पूनम रह गई थी, जिसे अभी सही से ये भी नहीं पता था कि ऐसे अचानक से इसकी माँ उसे और उसके भाई सोनू को छोड़कर कहीं चली गई। घर में अचानक ही सब रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया। हर कोई रो रहा था और पापा वो सब बस यही कह रहे थे कि माँ डॉक्टर के पास दवाई लेने गई है, जल्दी आ जाएगी। पर खुद किस रोग से ग्रस्त होते जा रहे थे, ये नहीं पता था। उसे घर के बाहर अपने उम्र बच्चों के साथ खेलती पूनम जैसे ही सामने से कोई गाड़ी गुजरती तो उसे लगता कि शायद इसमें से उसकी माँ उतरेगी और दौड़कर उसे अपने गले लगा लेगी, और वो भी इतने दिनों की अपनी इकट्ठी सी की गई हुई शिकायतों को माँ के सामने खोलकर रख देगी। माँ, तेरे जाने के बाद सिर्फ दाल भात खाने को मिल रहा है, और वो भी कच्चा कच्चा। कभी दाल में नमक ज़्यादा तो कभी हल्दी ज़्यादा। और सोनू वो तो दिन रात बस रोता ही रहता है तुझे याद करके। बाहर के दूध को मुंह नहीं लगाता वो। माँ, तू डॉक्टर से दवा लेने क्या गई? तेरे पीछे तो घर घर की घर घर ही नहीं रह पाया भी, पता नहीं कहाँ खोए खोए से रहते हैं। कभी कभी तो रात भर घर की ही नहीं आते और बूढ़े दादा वही मुझे और सोनू को संभालते हैं। पूनम, पूनम कहाँ खो गई तू और किसे देखकर मुस्कुरा रही है? पूनम की साथ की सहेली सरिता ने टोकते हुए कहा तो पूनम अपने सपनों से बाहर आई और बोली, वो मुझे लगा कि माँ आ गई है। पर कहते कहते पूनम उदास हो गई। इससे पहले कि सरिता उसे कुछ कहती, साथ में खेलने वाले एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे पूनम, क्या सवेरे सवेरे भांग खाकर आई है क्या? तेरी माँ तो मर चुकी है और अब वो वापस कभी नहीं आएगी। छोटू कह जोर जोर से हंसने लगा तो पूनम की सहेली सरिता ने खींचकर एक तमाचा छोटू के गाल पर जड़ दिया और पूनम से कहने लगी कि पूनम, छोटू झूठ बोल रहा है, आंटी आएगी, जरूर आएगी। सरिता ने पूनम को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात माँ की थी, इसलिए पूनम के कोमल दिल में लग गई। वो भागते हुए अंदर गई और पापा से लिपटकर पूछने लगी, पापा, छोटू कह रहा है कि माँ मर गई है, बताओ ना मुझे ये मरना क्या होता है? माँ कहाँ है? पापा कहाँ है माँ? कहते हुए पूनम फूट फूट कर रोने लगी। अरे पूनम बिटिया, रोते नहीं है। वो देखो तुम्हारी माँ, वो अभी बीमार है ना, इसीलिए अभी दवाई लेने गई है। पूनम के दादा ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ उसकी माँ की फोटो लगी थी। ये एक 4 साल की बच्ची को बहलाने का सरल उपाय था। पूनम, चलो हम लोग चलकर आइसक्रीम खाते हैं। कहते हुए दादा ने सोनू को उसके पापा की गोद में सौंपकर पूनम को आइसक्रीम खिलाने ले गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब नन्ही पूनम समझ गई थी कि अब उसकी माँ कभी नहीं लौटेगी। देखते ही देखते 4 साल की पूनम अब 10 साल की हो गई थी। उसका छोटा भाई सोनू 8 साल का हो चुका था और उसके लिए अब पूनम ही उसकी माँ थी। उसके छोटे भाई छोटे हाथों से वो किचन में पापा और दादा की मदद करती थी। पढ़ाई में होशियार पूनम सोनू को भी पढ़ाती थी, पर उसका बाल मन अब भी एक जगह पर अटका हुआ था। स्कूल में जब भी देखती थी कि बाकी बच्चों की माँ उन्हें लेने आती है या फिर लंच टाइम में अपनी माँ के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना एक दूसरे को आपस में बांटते हुए खाते, तो उसे लगता कि उसके टिफ़िन में तो बस पराठा और अचार होता है, इसीलिए वो सब से छुटकारा अपना खाना खाती है। तो अक्सर साथ के बच्चे उसे हमेशा एक जैसा लंच लाने के लिए उसे ताने देते, जिन्हें वो हमेशा की तरह मुस्कुराकर सुन लेती। छोटी सी उम्र में पूनम को भगवान ने सब कुछ सिखा दिया था। स्कूल से घर जाकर खुद कपड़े चेंज करती, अपने भाई सोनू के हाथ मुंह धुलवाती, उसे खाना खिलाती और फिर खुद थोड़ा बहुत खाकर बर्तन समेटते हुए उसे सामने वाले आंटी की बहुत याद आती।
वो अक्सर देखती थी कि वो कैसे गेट पर टकटकी लगाए अपनी बेटी रिया के घर लौटने का इंतजार करती है। रिया के घर में घुसते ही उसे प्यार से अपने गले लगाकर उसे पूरे दिन स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ा जैसे सवाल पूछती है और फिर उसके कपड़े चेंज करके उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। बर्तन समेटकर पूनम अपने भाई सोनू को सोते हुए उसके सर पर हाथ सहलाते हुए वो एक हाथ से अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ लेती तो दरवाजे की ओर ये सब देख रहे उसके पापा और भी ज़्यादा उदास हो जाते। वो खुद भी तो अपने दिल के टुकड़ों को जैसे तैसे संभालते हुए जी रहे थे, क्योंकि पूनम की माँ उनके लिए उनके जीवन जीने का आधार थी। और इस तरह अचानक से बीच राह में साथ छोड़कर जाने पर वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। खुद को काम में झोंकना ही उन्हें सबसे सही तरीका लगा। इसी तरह कुछ साल और बीते और अब पूनम एक बच्ची न रहकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी और उसका मासूम सा भाई सोनू क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए इंटर्नशिप पर था। अपने परिवार को एक बार फिर से संभालते हुए देखकर दादाजी ने इस संसार से विदा ले ली थी। पापा भी अब कुछ हद तक संभाल चुके थे। अब उन्हें अपनी पूनम बिटिया के हाथ पीले करने की चिंता थी। पापा के बताए रिश्ते पर पूनम ने सहज स्वीकृति दे दी थी, पर उसका भाई सोनू चाहता था कि उसकी जीजी माँ शादी करने से पहले एक बार लड़के और उसकी फैमिली से मिल ले। तो पूनम ने कहा, मिलकर क्या करना है सोनू, जब पापा ने देखा है तो सही ही होगा। वैसे भी पापा ने बताया है कि परिवार बहुत अच्छा है, पर जी माँ एक बार देखने में क्या हर्ज है। तो पूनम ने सोनू को समझाते हुए कहा, सोनू उनसे मिलकर मुझे कोई कमी नहीं निकाली है और ना ही मेरी पसंद या नापसंद की कोई दिक्कत है, तो फिर उन लोगों से मिलकर क्या करूँगी मैं। तो सोनू भी कुछ नहीं बोला। हर लड़की की तरह कुछ सपने आंखों में लिए पूनम भी अपने ससुराल चली आई। तो सोनू पूनम की विदाई में बहुत रोया, क्योंकि अपनी माँ को तो वो कभी महसूस ही नहीं कर पाया था। अपनी इस जीजी माँ के प्यार, दुलार और ममता भरे आंचल को खुद के हाथों से छूटते हुए देखा तो बिलख बिलख कर रो पड़ा। इतने सालों से अपने दिल में दबाए हुए दर्द के समंदर को पूनम के पापा ने भी बह जाने दिया और वो भी सोनू से लिपट कर खूब रोए। दोनों की ज़िंदगी में आखिर एक बार फिर से माँ की कमी हो गई थी, जो अपना सुख चैन त्यागते हुए सिर्फ अपनों के लिए और उनकी खुशी के लिए जी रही थी। जल्दी ही ससुराल में पूनम को पता चल गया था कि वो जिस माँ के ममता के लिए ज़िंदगी भर तरसती रही और सोचती थी कि शादी के बाद उसे सास के रूप में ही सही पर माँ की ममता और दुलार मिलेगा, लेकिन वो झूठ था। यहाँ तक कि उसका पति संजय भी उसके लिए चंदन नहीं बन सका। उसके ऊपर दो जेठानियों ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए सास को न जाने कैसी पट्टी पढ़ाई कि सास ने भी कभी पूनम के अंदर की बच्ची को वो कभी पहचान ही नहीं पाई। पूनम के अंदर की बच्ची एक बार फिर से माँ की ममता और उसके प्यार की छाव के लिए तड़प कर रह गई। बहू और पत्नी की दैनिक जिम्मेदारियों निभाते हुए पूनम अब दो बच्चों की माँ बन चुकी थी। संजय का रवैया अब भी पहले की ही तरह था, सिर्फ घर और ऑफिस की दौड़ करना, क्योंकि पत्नी से किसी भी विषय पर बात करना पतियों के लिए शर्म की बात है। उस घर में ही बताया गया था पूनम को इसीलिए उसका पति ऑफिस से आकर कुछ समय माँ और दोनों भाइयों के साथ गुजार कर जो एक बार अपनी स्टडी में घुसा तो फिर डिनर के समय ही बाहर आता था। वो पूनम के दिल की बात न तो उसने कभी जानने की कोशिश की और न ही कभी ज़रूरी समझा। पूनम अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, पर उसे अपने बच्चों के लिए खुद को जोड़ कर रखना था। बिन माँ के बच्चों का बचपन कैसा होता है ये उससे बेहतर और कौन जान सकता था। उधर पूनम का भाई सोनू भी शादी करके सेटल हो चुका था और इन सब ने पूनम के पापा भी अपने बच्चों को अपना घर बसाते हुए
देकर खुश होकर, संतुष्ट होकर इस दुनिया से चले गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब पूनम की बेटी 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन पूनम अभी भी बंधुआ मजदूरों की तरह काम में जुटी रहती थी। रात का काम खत्म कर पूनम कमरे में आई तो उसकी बेटी महक ने कहा, मम्मी, रात के 11:30 बज रहे हैं और आपका काम अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। फिर भी आप सुबह 4 बजे उठ जाओगी। हम सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, सबके टिफ़िन पैक करना, दोपहर के लिए भी दाल सब्जी बना कर रखना। मम्मी, आप कभी थकती नहीं हो क्या? या फिर आपके पास कोई जादू की छड़ी है जिसे आप अपने शरीर के चारों तरफ घुमा लेती हो और आपकी थकान पल भर में गायब हो जाती है? महक की ये बातें सुनकर पूनम की आंखों में नम हो गई। आज कितने सालों बाद उसके दर्द को उसकी ही बच्ची ने महसूस किया था। नहीं मेरी गुड़िया, मम्मी भी थकती है और उन्हें भी थकान महसूस होती है, पर अपने सच कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है जिससे मेरी सारी थकान कहीं छुप जाती है। पर उस जादुई छड़ी को मैं अपने सर पर गोल नहीं घुमाती हूँ, उसे मैं अपने गले से लगा लेती हूँ और मेरी सारी थकान, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। कहते हुए पूनम ने मुस्कुराते हुए महक को अपने सीने से लगा लिया और फिर जैसे ही घड़ी में नज़र पड़ी तो जल्दी से अपनी चारपाई पर आ गई और खुद को बिस्तर के हवाले कर दिया। यही तो कुछ घंटे होते थे उसके पास, जब वो अपनी मीठी पुरानी यादों में लौट आती थी, जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। अपने छोटे से सोनू के पास, पापा और दादा के पास और माँ की खूबसूरत उसकी खुद की बनाई हुई यादों के पास। आज वो भी खुद अपने 2 किशोरावस्था बच्चों को माँ है, पर उसके अंदर के छिपे हुए बच्ची को आज भी उसकी माँ की ज़रूरत थी। वो जितना भी प्यार अपने बच्चों पर लुटाती तो उसे लगता था कि शायद उसकी माँ भी उसे इतना ही प्यार करती। पर उसका बचपन तो एक बुरे सपने की तरह था। समय अपने पूरे चक्र से चलता रहा। अब पूनम को लग रहा था कि अब सब ठीक हो रहा है। तभी समय ने एक बार फिर से करवट ली और पूनम के छोटे भाई सोनू की मौत हो गई। एक क्राइम केस की हियरिंग के लिए दिल्ली जा रहे सोनू की गाड़ी का रोड एक्सीडेंट हो गया। जल्दी आऊँगा सविता, मैं बच्चों का ध्यान रखना। दिल्ली से लौटकर जीजी माँ से मिलने चलेंगे। बहुत मन हो रहा है उससे मिलने का। यही तो कुछ आखिरी शब्द थे जो सोनू ने गाड़ी में बैठते हुए अपनी पत्नी सविता से कहे थे। आज सुबह से ही पूनम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों बार बार बेचैनी से महसूस कर रही थी। वो इसीलिए आज कॉलेज भी नहीं गई थी। महक और मनीषा दोनों अपनी मम्मी की हालात को देखकर उनसे जो बन पड़ा था वो कर रहे थे, पर पूनम को शांति नहीं मिली। तभी पूनम के फ़ोन पर उसकी भाभी सविता को फ़ोन आया तो उसने झट से फ़ोन उठाया लिया। पता नहीं क्यों, पर मन बहुत घबरा रहा है। और उस जोर से अपने भतीजे अनुराग की आवाज़ सुनते ही पूनम के सब्र का बांध टूट गया और फ़ोन पकड़कर ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? पूनम को चुप कराते हुए उसकी बेटी महक के भी आंसू निकल आए। तभी उसके बेटे मनीष ने फ़ोन उठाया और अनुराग की बात सुनकर वो भी थम से बिस्तर पर बैठ गया। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाई, क्या हुआ? महक अब तक किसी अनहोनी होने को भांप चुकी थी। महक, सोनू मामू, उनका एक्सीडेंट हो गया। और वो मनीष आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर अचानक से उठा और बोला, महक, तुम मम्मी को संभाल, मैं पापा को बताकर आता हूँ। संजय को बताना सिर्फ एक फैमिलिटी थी और कुछ नहीं। जब इस घटना के बारे में मनीष ने अपने पापा संजय को बताया तो उन्होंने कहा, सॉरी मनीष, मेरी एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग है और मैं किसी भी कीमत पर पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ। मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी मम्मी को लेकर तुम चले जाओ, मैं कोशिश करूँगा पीछे से आने की। संजय अपने डॉक्यूमेंट समेटते हुए बोले जा रहा था। थैंक पापा, खुशी हुई है ये जानकर कि आप आने की कोशिश करेंगे। बाकी मम्मी को लेकर
मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, ये बात आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मनीष ने गुस्से में अपने पिता संजय की तरफ देखते हुए कहा और वहाँ से तेजी से पूनम के पास चला गया। पूनम को अपने ससुराल से मायके जाने में कोई 2 से 3 घंटे लगते थे और हर बार उसके लिए ये 2 घंटे बिताने मुश्किल होते थे। बहुत बेचैनी रहती थी उसे सोनू से मिलने की। आखिर सोनू और उसका घर ही तो अब उसका मायका था और मायके का मोह तो लड़की कभी छोड़ ही नहीं सकती, फिर चाहे वो बूढ़ी क्यों न हो जाए। सोनू उसका इंतज़ार करता हुआ बैठक में ही मिल जाता था और जब वो दोनों भाई बहन मिलते तो फिर उन्हें किसी तीसरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चे कितनी बार बारी बारी से उन्हें बुलाने आते थे कि बाबू, बुआ जी, पापा पहले चलकर खाना खा लो, फिर भी जी भर कर बातें करना। अब दोनों कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बच्चों की बात सुनकर दोनों भाई बहन हंसकर उन सब की बातें टाल जाते थे। साल 2 साल में जब 1-2 बार मिलना होता था तो वो निकल पड़ते थे अपने बचपन के अनमोल सफ़र पर, और वो सफ़र उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उस खजाने को पाने की चाहत के आगे भूख प्यास तो जैसे लगती ही नहीं थी। उन दोनों को आज भी कुछ ऐसे ही बेकरारी घेरे हुए थी। पूनम को पर ये बेकरारी एक आखिरी बार अपने प्यारे छोटे भाई सोनू को देखने को लेकर थी। पूनम ने कांपते हुए अपने कदम जैसे ही बैठक में रखे तो सोनू की पत्नी सविता पगलाई सी वहाँ बैठी हुई भीड़ को चीरती हुई उसके गले लग गई और रोती हुई बोली कि जीजी माँ, आज से आपके सोनू हम हैं। सोनू कह रहा था कि जब लौटकर आएंगे तो आपसे मिलने चलेंगे। देखिए इन्हें कितनी जल्दी थी आपसे मिलने के लिए कि आपको ही यहाँ बुला लिया अपने पास। पूनम बार बार अपनी आंखों को साफ कर रही थी कि एक बार नज़र भरकर अपने छोटे भाई सोनू को देख ले, पर उसकी आंखें आंसू से खाली ही नहीं हो रही थी। वह सविता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर फुट फुटू कर सोनू की मृतदेह से लिपट कर रोने लगी। महक और मनीष एक दूसरे को संभालते हुए अपनी मम्मी को आज पहली बार इस तरह से बिलख बिलख कर रोते हुए देख रहे थे। मम्मी सोनू मामा से बहुत हार्टली अटैच थी। वो दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जीजी माँ, अब आपको यहाँ बैठक में हम आपका इंतज़ार करते हुए मिलेंगे। आपको लेने और छोड़ने भी हम ही आया जाया करेंगे, सविता ने रोते हुए पूनम से कहा। पर पूनम तो अपने 6 फुट के लंबे चौड़े भाई को लेटा हुआ देख कर ही रो रही थी। औरों के लिए वो उसका छोटा भाई था, पर वो जानती थी कि उसने आज अपना सबसे प्यारा और सबसे लाडला बेटा खो दिया है। सोनू को उसने माँ बनकर ही तो पाला था। पापा का डिप्रेशन में रहने के बाद वही तो नन्हे सोनू को संभालती थी। रात बिरात उसके लिए दूध बनाना, उसको नहलाना धुलाना, फिर बड़े होने पर उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करना, अपने हाथों से खाना खिलाना, ये सब काम उसने सोनू के लिए बहन बनकर नहीं, माँ बनकर किए थे। एक वही तो था जिसके सहारे अपने मायके को, अपने पापा को, दादा और माँ को अपनी यादों में जिंदा बनाए रखी थी। वो खुद टूट चुकी थी पर सोनू के लिए अपने शरीर को घसीट रही थी। लेकिन आज सोनू की मौत ने उसके शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को ऐसा घायल किया था कि अब उसे लग रहा था कि उसमें कोई जान ही नहीं बची है और वो धीरे धीरे नीरस होकर नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि अनुराग और मनीष भागकर उसे ज़मीन में गिरने से पहले ही बचा लिया। मम्मी मम्मी उठिए ना, क्या हो गया आपको, मनीष ने रोते हुए कहा। पर पूनम तो बेहोश हो चुकी थी। अनुराग तुम यहाँ संभालो, मैं मम्मी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, मनीष ने रोते हुए अनुराग से कहा और पूनम को लेकर अस्पताल चला गया। कुछ दिनों बाद पूनम की आंखें खुली तो उसे हैरानी हुई कि वो जिंदा है। अपने प्यारे भाई सोनू के बिना वो जिंदा है। आंसुओं की 2 बूंद उसके गालों पर लुढ़क आए। अगल बगल देखा तो खुद को भारी भरकम मशीनों के बीच पाया। पूनम अस्पताल में भर्ती थी और डॉक्टरी जांच में उसे ब्रेन
ट्यूमर था। पास खड़े दोनों बच्चों को परेशान होते देखकर पूनम मुस्कुरा पड़ी। तुम दोनों परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे पापा है ना। मुझे नहीं, पर वो तुम दोनों को तो बहुत प्यार करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम दोनों का ख्याल भी रखेंगे। मम्मी, हमें आप चाहिए, सिर्फ आप। महक और मनीष दोनों पूनम से लिपट कर रोने लगे। तो पूनम को लगा कि शायद उसे भी कुछ ऐसा ही फील होता जैसे कि आज वो फील कर रही है। अगर उसे भी एक बार अपनी माँ को गले लगाने को मिलता। धीरे धीरे एक एक करके दिन गुजर रहे थे, या फिर यूँ कहें कि पूनम अपनी मौत की तरह बढ़ रही थी। सविता और अनुराग अपना कुछ दुख भुलाए इस समय महक और मनीष का हौसला बढ़ा रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे। पर पूनम की हालात दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही थी। पूनम, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर मेरी स्टडी रूम में रख दो, और हाँ, खाना भी मैं स्टडी रूम में ही खाऊंगा। एक हफ्ते के बिजनेस टूर के बाद लौटे संजय ने घर की अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, और थम से सोफे पर बैठ गया। और पूनम आज घर में थी ही कहाँ, जो संजय की एक आवाज़ पर ये सोचकर दौड़ी चली आती थी कि शायद इतने दिनों बाद उसका पति घर आया है तो वो दो बोल प्यार से बोलेंगे, पर वो तो बस नज़रें कागजों में घुसाए उस पूनम को आवाज़ देता था जो कि इस घर में उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्याह कर लाई गई थी। पर कभी पूनम की भी कोई ज़रूरत हो सकती है, ये तो उसके पति संजय ने कभी सोचा ही नहीं था, जिसने उसके साथ जीवन भर उसके सुख दुख में साथ देने का वचन दिया था। पर संजय तो उन सातों वचनों को उसी यज्ञ वेदी में स्वाहा कर चुका था। तभी तो इन बीते 20 सालों में उसे एक बार भी पूनम की आंखों में आंसू या फिर चेहरे की थकान उसी नज़र ही नहीं आई। पूनम पूनम पता नहीं किस कोने में बैठकर टेसुए बहा रही होगी। संजय पूरे घर में चारों तरफ देखते हुए पूनम को कोस रहा था। ये लीजिए साहब। इतनी देर में घर के नौकरों ने संजय के सामने उसकी ब्लैक कॉफ़ी और कुछ हल्का सा नाश्ता बनाकर उसके सामने रख दिया। पूनम कहाँ है सोनू? कि घर से अभी लौटी नहीं है क्या? अब वहाँ रुकने का क्या फ़ायदा? वो तो लौटकर नहीं आने वाला है। कम से कम यहाँ इस घर की ही जिम्मेदारी यहीं से निभा ले। संजय ने कॉफ़ी का एक घूंट भरा और बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गया। इतने सालों में उसे पूनम के हाथ की बनाई कॉफ़ी की ऐसी आदत लगी थी कि आज ये कॉफ़ी उसके गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी। कहाँ है वो लापरवाह औरत? संजय ने चिल्लाते हुए कहा। मालकिन अस्पताल में है साहब, नौकर ने इतना कहा और वहाँ से चला गया। क्या वहाँ क्या कर रही है? सोनू की बॉडी तो कभी भी पोस्टमार्टम होकर अंतिम क्रियाक्रम के लिए जा चुकी थी। मम्मी अपने जीवन के अंतिम समय से जूझ रही है पापा। महक और मनीष एक साथ कमरे में आकर बोले। क्या? संजय को तो जैसे किसी ने बहुत ऊंचाइयों से धक्का दे दिया था। हाँ पापा, पर आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके लिए तो उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी बिजनेस मीटिंग है। मम्मी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, पर आपकी बिजनेस मीटिंग अगर छूट गई तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा। यही कहा ना पापा? मनीष आंखों में आंसू भरे हुए अपने पापा से आज पहली बार इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। इससे पहले अब आप बेटे के बीच पूनम एक दीवार बनी हुई थी। पर आज संजय मनीष की बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी महक ने कहा, लेकिन पापा, हमारी ज़िंदगी में मम्मी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, और उनके जाने से हमारी पूरी ज़िंदगी का ही लॉस हो जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप और आपकी बेरुखी होगी, जो आपने सारी उम्र मम्मी के साथ की। कहते हुए महक अपने भाई मनीष से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मनीष ने भी अपनी छोटी बहन को अपने गले से लगा लिया और दोनों भाई बहन वहाँ से चले गए। ओ तो तुम मुझसे ऐसे बदला लोगी? पूनम मुझसे लड़ने की जगह मुझे छोड़कर ही जा रही है।
हो। सहसा जी संजय की आंखों में आंसू भर आए और वो अपने चेहरे को हाथों से छिपाकर धम से सोफे पर बैठ गया। अगले दिन सुबह संजय पूनम से मिलने अस्पताल गया और जाकर डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर ये सब अचानक कैसे हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी अचानक से नहीं होता है मिस्टर संजय, आपकी वाइफ को 3rd स्टेज ब्रेन ट्यूमर है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया है। अगर उन्होंने या अपने शुरुआती लक्षणों पर गौर किया होता तो इलाज संभव था, पर अब नहीं। सर दर्द होना, चक्कर आना, थकान लगना, मम्मी कभी कभी बताती थी, पर फिर अगले ही पल नींद पूरी न होने का बहाना बनाकर वो खुद ही मुस्कुराकर बात को टाल जाती थी। मम्मी, आप हम सबको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देती रही और अपने अंदर की तकलीफ़ों आप सबसे छुपाती रही, अपने दोनों बच्चों से भी, कहते हुए महक और मनीष पूनम के पैरों के पास खड़े होकर बिलख बिलख कर रो रहे थे और उनसे पीछे खड़ा संजय भी आज अपनी आंसुओं से भरी आंखों से पूनम को ध्यान से देख रहा था। शरीर इतना कष्ट में है परंतु चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। शायद संजय की आंखों में आंसू देखकर उसे ये विश्वास हो गया था कि कम कम से कम उसके जाने के बाद ही सही, पर महक और मनीष को उनके पापा का प्यार तो मिल ही जाएगा।